हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा डेली का जो जीएस का सीरीज़ चल रहा है पर डे वन सेट, इससे क्या होगा ना कि आपके जीएस के जो प्रैक्टिस हैं वो प्रैक्टिस में रहेंगे। देखिए जीएस का क्या फंडा है कि आप रिवाइज में रहिएगा तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, तथ्य याद रहेंगी। तो देखिए हम ये जो जीएस का जो डेली एक सेट ला रहे हैं आपके लिए 50-60 क्वेश्चन का, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड तथ्य भी क्लियर करवाए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो देखिए ये सीरीज़ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूँकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं तो आप इसमें रेगुलर हमारे साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि हमारी वीडियो जब भी पहुँचे तो आप तक पहुँच जाएँ। कर सकते हैं आप सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आज का टेस्ट सीरीज़ का कि देवदास जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, किसने रचना की देवदास की। तो देवदास की रचना जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन वो पहली पुस्तक थी जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक इसे कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है इस पुस्तक को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें जो है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कौन सा फंक्शन होगा मार्केट में, क्या होगी, सब बाज़ार के द्वारा नियंत्रित होता है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, यहाँ पे ये पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किसने किया। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अलकनंदा मतलब कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, तो कहाँ पर जो है किस जगह में ये दोनों का संगम होता है और फिर संयुक्त धारा भागीरथी और अलकनंदा का गंगा के नाम से जाना जाता है। तो एक जगह उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम से, यहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल क्या है, कौन सा स्केल है, नाम क्या है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और रिक्टर स्केल में जो पैमाना होता है वो 0 से 9 के बीच में होता है और प्रत्येक पैमाने के जैसे 0 से 1, 1 से 2, तो जो 1 से 2 का गैप है इसमें 10 गुना जो है बढ़ जाता है क्षमता, है ना, तीव्रता 10 गुना। ये भी पूछा जाता है प्रत्येक दो स्केल के बीच में 10 गुने का फ़र्क होता है, 10 गुना बढ़ जाता है तीव्रता। तो रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक पैमाना होता है। और एक स्केल है जिससे कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये मर्केली स्केल है, ठीक है। ये मानव ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है और मर्केली स्केल है ये, इसमें 0 से 12 तक जो है रहते हैं इसमें अंक, ठीक है। तो दो स्केल मेनली हैं, मर्केली स्केल और जो है आपका रिक्टर स्केल। भूकंप की जो मापने की, भूकंप की जो स्थिति है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का इस्तेमाल होता है, ये भी पूछा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स एक क्वेश्चन से हमने कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सा बाघ अभयारण्य भारत में है, ठीक है। कौन सा सुरक्षित वन जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि गुजरात में पड़ता है, ये एशियाई शेरों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या फिर इन सभी का जो हेड कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है भारत के, ये तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मेघदूत की रचना किसने की। तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, ठीक है। इस तरह के जो भी पुस्तकें हैं, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पुस्तक है मेघदूतम, ऋतु संहारम, तो ये इन सारी पुस्तकों की रचना कालिदास ने की। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है विदेशी भाषाओं में बहुत ज़्यादा अनुदित हुआ, ये ट्रांसलेट हुआ और विदेशों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि व्यास गुफा कहाँ पर है। व्यास गुफा, ठीक है, तो ये बद्रीनाथ में है। ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंगित करता है। ध्रुव तारा नॉर्थ दिशा को यानी उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस स्टेट की, भारत की किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये गोवा की सबसे अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। देखिए विद्युत के बल्ब में जो एक पतला सा वायर होता है ना,
तो वो किस धातु का बना होता है? फिलामेंट। तो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप रिलेटेड देख लें, एक और मिश्र धातु है जिसका नाम है नाइक्रोम। ये हीटर वगैरह, आयरन वगैरह का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाइक्रोम में क्या होता है? निकेल, Cr क्रोमियम और Mn मैग्नीज वगैरह, NiCrMn नाइक्रोम बोल करके उसको मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लेकिन ओरिजिनली जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले एग्जैक्ट मैं अभी भूल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसकी चर्चा कर दूँ, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऐसे भगत सिंह ने प्रचलित किया था, लेकिन ये नारा जो है एक कोई मुस्लिम राइटर थे, ठीक है, कवि थे, उन्होंने शायद दिया था, शायर थे, ठीक है। तो देखता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? विवेकानंद रॉक जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मुर्रा, ठीक है, मुर्रा किस जो है जानवर की प्रजाति है? तो मुर्रा जो है ये भैंस की प्रजाति है, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 ईस्वी में गठित होती है और इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनके ही प्रयास से कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे भारत में संवैधानिक जागृति पैदा होती है और संविधान के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू होती है, राष्ट्रवाद का विकास होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है उपन्यास जो है गाइड के लेखक कौन है? तो आर के नारायण गाइड के लेखक हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं सदन की कार्यवाही को संचालन करने के लिए, उसी तरीके से राज्यसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और उपाध्यक्ष को उपसभापति कहते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 जो है राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। देखिए, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि किसी पद को धारण करने की वजह से कोई पद अपने आप मिलना। तो देखिए, ये व्यवस्था है आर्टिकल 64 के तहत कि जो राष्ट्रपति होगा भारत का वो खुद ब खुद वो राष्ट्रपति है, इस वजह से राज्यसभा का सभापति भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी, है ना। ड्रेन थ्योरी किसने दिया? मनी का, यानी इसका मतलब क्या है धन का निष्कासन? कि यहाँ का धन जो है ब्रिटेन में जो है जा रहा है, धन का निष्कासन यहाँ से हो रहा है। ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी पर कैपिटा इनकम की, और 20 रुपया जो है बताया था यहाँ का इनकम है, ठीक है, भारतीयों का, ठीक है। 1867 ईस्वी के लगभग में इन्होंने किया था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो भी आप जान लें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है इसी में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिया था, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 ईस्वी तक के था। तो इसी बीच में 29 जनवरी 1964 ईस्वी को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है और 1972 से यहाँ पर जो है उत्पादन चालू होता है। देखिए, आप ये भी याद रखें कि इस स्टील प्लांट की स्थापना रशिया के सहयोग से की गई थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये झारखंड के बोकारो ज़िले में है। इसके बाद क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। इसके बाद क्वेश्चन है त्वरण की इकाई यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चूँकि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग का तो मीटर पर सेकंड होता है और दर मतलब टाइम से हम डिवाइड करेंगे, यानी नीचे भी सेकंड, नीचे वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण मतलब जितनी भी यहाँ पर जो है कुप्रथाएं प्रचलित थी भारत में, उन्हें मिटाने का पहला प्रयास किसने किया भारत में, इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये राजा राम मोहन राय थे जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव लार में, लार जो आपके लार ग्रंथियाँ होती हैं मुंह में, ठीक है, जो भोजन को पचाने का सबसे पहले काम शुरू करती हैं, इसीलिए कहा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से ही आपके शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्लाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। इससे टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो कि आपकी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सर्वप्रथम किसे नवाजा गया। 1954 ईस्वी का वो वर्ष था जब भारत रत्न देने की शुरुआत की गई, और जो है सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिया गया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, और इसी वर्ष जो है सीवी रमन जी को भी दिया गया, जिन्होंने 1930 ईस्वी में रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, ठीक है। तो इनको भी साथ में दिया गया। एक और व्यक्ति थे, शायद वो एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है ना, जिन्होंने प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से सर्वप्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत किस स्टेट में है। देखिए, अरावली पर्वत राजस्थान में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, ये भी पूछा जाता है। और अरावली पर्वत जो है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत, केवल भारत नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई, ठीक है। तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में हुई थी, और इनका नाम भी मुझे याद था, मैं अभी भूल रहा हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। इसकी भी चर्चा कोशिश करूँगा अगले वीडियो में कर दूँ। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था, ठीक है। परुष्णी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था ना, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम। वितस्ता झेलम नदी के किनारे जो है सिकंदर की सेनाओं का युद्ध हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और अंतिम जो शासक था वो जो है आपका ये बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या करके जो है नंद वंश के शासक की तो समाप्ति करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और मौर्य वंश की जो है के बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद कर्ण वंश आता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि सेनापति भी था इसने आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने। तो अंतिम मौर्य शासक यहाँ पूछा गया बृहद्रथ था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। देखिए, और मैं बता दूं आपको, बाबर ने जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी हिंदुस्तान में आक्रमण के बाद, ये पूछा जाता है। सर्वप्रथम बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में काबिज हो जाता है। उसके बाद दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, ठीक है, 1527 ईस्वी में, ठीक है, 1 साल के बाद। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि आपका बाबर और राणा सांगा के जो ये थे उत्तराधिकारी या सेनापति, ठीक है, उनसे मेदिनी राय नाम था, उनसे लड़ा गया, ठीक है। तो ये कब लड़ा गया, 1528 ईस्वी में। ठीक 1 वर्ष बाद फिर 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, जो कि बाबर और अफगानों के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि गोपीनाथ सागर तट किस स्टेट में है, तो ये गुजरात में है, गोपीनाथ सागर तट। इसके बाद क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि देवबाग सागर तट किस स्टेट में, कर्नाटक में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ये इंडियन स्ट्रगल पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। और मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये 1941 ईस्वी में जर्मनी चले गए थे। 1942 ईस्वी में, फिर 1943 ईस्वी में ये पनडुब्बी के द्वारा फिर सिंगापुर गए, वहाँ आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। कब, 21 या 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। और उसके बाद वहाँ से जो है इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया, और जो है संघर्ष प्रारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे।
तो आज भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.